अब नॉन प्रोडक्शन की आगे एक लंबी लिस्ट है। सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, एचआर जिसको कहते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, देन फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, ये अगेन ये मैंने 100% कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाई, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन, अब आप डेफिनेशन सुनिएगा जरा ध्यान से। प्रोडक्शन कॉस्ट में हर वो चीज आएगी जो प्रोडक्शन में यूज हुई, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हुई। मसलन शर्ट की एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें तो शर्ट में क्लॉथ यूज हुआ, बटन यूज हुए, स्टिचिंग, टेलर डिजाइनिंग की कॉस्ट आई, रॉयल्टी पे हुई, पैकेजिंग की कॉस्ट आई। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुई, इवन मशीन यूज हुई है जिसने से स्टिच किया है। तो प्रोडक्शन के दौरान रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक जितने एक्सपेंसेस आपके इनकम हुए हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक जितने आपके एक्सपेंसेस इनकम हुए हैं, वो सारे के सारे चीजें जो है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगी। आपने रॉ मटेरियल दिया, उसे आपने कंप्लीट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो इस प्रोसेस के दौरान जितने खर्चे आपके हुए हैं वो सारे के सारे आपके जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। अब वो चीजें जो आपकी प्रोडक्शन के बाद इनकर हुई है वो चीजें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो पहले हम अगर प्रोडक्शन को देख लें तो हमने जो चीजें पढ़ी तो उसमें एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और फिर हमने एफओएच में तीनों चीजें आ जाएंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। तो इट मींस इन सारी चीजों को अगर हम टोटल में बात करें तो ये चीज प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए, जैसे कपड़ा था, कपड़े से शर्ट बनी, तो क्लॉथ को शर्ट बनाने में क्या क्या चीजें यूज हुई? डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ जिसमें बटन आ गए, स्टिचिंग थ्रेड आ गया, आपका कॉलर आ गया, क्लॉथ आ गया, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल्स थे जो डायरेक्टली शर्ट का पार्ट बने वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर जिन्होंने डायरेक्टली काम किया, टेलर पैकेजिंग वाला प्रेस करता है, स्टिच होने के बाद प्रेस होता है, फिर वो पैक होता है, तो ये जितनी लेबर को पेमेंट हुई है वो डायरेक्ट लेबर आ गई इस प्रोसेस में। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो आ गए, और फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जो यूज हुए होंगे इस शर्ट को बनाने के लिए, इनडायरेक्ट लेबर जो यूज हुई होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुए होंगे इस शर्ट पे, तो ये चीजें मिलके चारों बनाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब फैक्ट्री की सिर्फ ये वाली कॉस्ट इनकम नहीं होती, फैक्ट्री की अदर कॉस्ट भी है। लाइक फैक्ट्री में इस यूनिट को सेल करना है तो सेलिंग कॉस्ट। हेड ऑफिस कराची था, अब आउटलेट तो लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, हर शहर में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा इस कंपनी का तो उसे एचआर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा इस कंपनी का वो एडमिन कॉस्ट कहलाएगी,
और इस कंपनी में एक फाइनेंस का फंक्शन भी होगा, तो उस फाइनेंस की जो कॉस्ट आएगी उसे फाइनेंस कॉस्ट कहेंगे। तो एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में टोटल दो तरह की कॉस्ट इंकर हो रही होती है। वन इज द प्रोडक्शन कॉस्ट and other one is the non-production cost. We can classify a non-production cost into different heads like selling cost, distribution cost, marketing cost, HR cost, admin cost, finance cost. जी, तो ये जो क्लासिफिकेशन की है, ये जो हमने आज कॉस्ट को जिस एंगल से देखा है, इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन को फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी ये एक ही चीज को हम अब तक तीन एंगल से देख चुके हैं। किस एंगल से? एलिमेंट्स के एंगल से, देन नेचर के अकॉर्डिंगली, देन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। तो ये एक ही चीज एट ए टाइम डिफरेंट एंगल से क्या क्या हो सकती है, हमने उन चीजों को डिस्कस किया। जी, क्वेश्चन मैंने देखे, अभी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको ओवरऑल जी एक दफा रिपीट कर रहा हूँ इस सारे पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट था। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज, उसे हम फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसका काम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनानी है, और फिर जब फिनिश गुड्स बन जाती हैं उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चीजें आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी ये प्राइम कॉस्ट है। तीनों डायरेक्ट को ऐड कर ले तो वो प्राइम कॉस्ट बनता है, और फिर तीनों इनडायरेक्ट को ऐड करें तो एफओएच बनता है। और ये चारों चीजें मिलके, यानी प्राइम कॉस्ट और एफओएच, या हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, तो ये मिलके आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। तो अगर हम शर्ट की एग्जांपल को देखें तो उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल्स की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये चीज कहलाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन के अलावा भी एक्सपेंस होता है, सेलिंग कॉस्ट आती है, आपको मार्केटिंग करना पड़ती है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचानी है, फिर ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, एचआर की कॉस्ट है, एडमिन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। इसके अलावा भी लिस्ट को लंबा किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको इतना ही समझते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के यही फंक्शंस थे। लीगल कॉस्ट भी कुछ हो सकती है, ऑडिट फी, प्रोफेशनल फीस, वो लिस्ट बनती जाएगी, जितना कम्प्लेक्स इसको बनाना चाहे बन जाएगा। बट यू शुड बी क्लियर कि प्रोडक्शन में कौन सी चीजें आनी है, नॉन प्रोडक्शन में कौन सी चीजें आनी है। याद रखिएगा, फिनिश गुड्स बनने तक के जितने खर्चे हैं ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे। जब एक दफा चीज तैयार हो गई है, उसको आपने स्टोर किया, उसको सेल किया, वो सारी चीजें सेलिंग में आएंगी। मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये आइटम प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन। तो जब भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन करनी है बिटवीन प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, तो आपने याद रखना है कि फिनिश गुड्स तैयार होने तक के जो खर्चे हैं ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और चीज बनने के बाद सेल होने तक के जो खर्चे हैं वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। इसी तरह जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट पे आती है। ये भी एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट बताएं, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर होती है, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही इन्वेंट्री की कॉस्ट है और वही बैलेंस शीट में शो होनी होती है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिक के एंगल से कि आपको उसने एक खर्चों की लिस्ट डाली होगी और रिक्वायरमेंट वही सिंपल सी होगी, व्हाट इज द इन्वेंट्री कॉस्ट।
तो याद रखिएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स, दैट्स इट। जो फिनिश गुड्स के बाद की कॉस्ट है उनको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। जी, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर फैक्ट्री वेजेस फिक्स्ड है, आपने उसे मंथली हायर किया हुआ है, तो फिर ये इनडायरेक्ट लेबर है। लेकिन अगर आपने उसे मंथली हायर नहीं किया, आप उसे पे करते हैं जितने यूनिट्स वो बनाता है, तो फिर तो ये डायरेक्ट बनेगी। जितने आवर्स ये काम करता है, तो फिर ये पर आवर या पर यूनिट पे हो तो वो फिर वेरिएबल बन जाएगा, वो डायरेक्ट बनेगा, फिर इनडायरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर सुपरवाइजर की तरह उसकी तनख्वाह फिक्स है मंथली बेसिस पे, उसके आवर्स का हिसाब नहीं रखा जा रहा, तो वो इनडायरेक्ट है। तो इसलिए चीजों को क्लियर रखें, अपनी तरफ से असम्पशंस ना बनाएं, वरना आप किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकेंगे। आपने सिंपल रूल याद रखना है कि अगर वो डायरेक्टली यूनिट्स के साथ अटैच है, तो आपके सवाल में उसका जवाब है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट या नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक चीज को दूसरी जगह लेके जाना। अब आप कौन सी चीज को लेके जा रहे थे, आप जरा बात गौर से सुनिएगा सारे बच्चे। अगर तो आप रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल आपने खरीदा, उसे आप अपनी फैक्ट्री पे लेके आ रहे हैं और आपको इसको बियर करना है, जिसको आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैरेज इनवर्ड्स का नाम दिया होगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ये भी है। तो एज पर डेफिनेशन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक के खर्चे प्रोडक्शन है। तो अगर आप रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहे हो तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स को आउटलेट पे लेके जा रहे हो, तो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो इसलिए हर चीज वेरी क्लियर है। आप उसे जब सोचें तो अपना विजन क्लियर रखें कि मैं कौन सी चीज की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं। तो फिनिश गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है जी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। तो इसको हर वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, अब आप गौर से सुनिएगा सारे बच्चे, बेटा पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टाइम पीरियड से रिलेट होती है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट हो सकती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट हो सकती है। नॉर्मली किताबें या आप जब गूगल सर्च करते हो तो गूगल ये दिखता है कि नॉर्मली पीरियड कॉस्ट आर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो प्रोडक्शन होते हैं बट दे आर पीरियड कॉस्ट। मैं आपको अभी एग्जांपल दे सकता हूं, सुपरवाइजर की सैलरी। अब सुपरवाइजर को हमने प्रोडक्शन कॉस्ट की कैटेगरी में डिफाइन कर लिया। अब जब ये सैलरी हुई तो ये मंथली हो गई, तो मंथली हुई तो एज बाय डेफिनेशन पीरियड है। तो इट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट हो सकती है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट हो सकती है। आपको मैं एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन बताता हूं। आप मुझे एज अ टीचर देख रहे हैं, ठीक है, बंदा मैं ही हूं, आपके ख्याल से मैं टीचर हूं, मैं किसी के भाई भी हूं।
तो वो कहते हैं ये आज तो मेरा भाई है। देन आई एम ऑल्सो फादर, तो मेरे बच्चे जो है वो मुझे एज अ फादर देख रहे हैं। फिर मैं किसी का फ्रेंड भी हो सकता हूँ। तो इट मीन्स कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी एक ऐसी चीज है कि एक खर्चा जो हो रहा है उसको हम किस एंगल से, किस एनक से देख रहे हैं, किस कैप से देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इज जस्ट लाइक दिस, कि आप एक पर्सनैलिटी है, कोई आपको टीचर समझ रहा है, कोई आपको भाई समझ रहा है, किसी के आप फ्रेंड है, किसी के आप कोलीग है। तो इट मीन्स कॉस्ट भी एक ऐसी चीज है, तो आप इसको मिक्स ना करें। कोई भी कॉस्ट पीरियड कॉस्ट भी हो सकती है, उसके लिए शर्त नहीं है कि वो हमेशा नॉन प्रोडक्शन हो। वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो उस डेफिनेशन में आ जाएगी कि जो टाइम के बाद पे होती है, महीने के बाद पे हो रही है, हफ्ते के बाद पे हो रही है, वो टाइम से रिलेटेड है, तो वो पीरियड कॉस्ट हो जाएगी, बेशक वो प्रोडक्शन हो, बेशक वो नॉन प्रोडक्शन हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के बाद आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पे लेके आता हूँ क्लासिफिकेशन में। अब हैंडआउट्स में आखिर पे आपको मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें पढ़ने के लिए। ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहेंगे, वही सारी चीजें जो मैं पीछे डिस्कस करके आया हूँ, ये सारी वही चीजें हैं। आपको आखिर पे मैं इसका स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ। अब जरा हम इस एक्टिविटी को डिस्कस कर लें। Complete the following table by classifying each expense correctly. ये अभी कुछ खर्चे लिखे हुए हैं टेबल में, टेबल से नीचे देखें। Above cost are required to be classified in following heads. ये जो ऊपर वाली कॉस्ट है इनको आपने क्लासिफाई करना है। क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या ये सेलिंग कॉस्ट है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, क्या ये एडमिन कॉस्ट है, क्या ये फाइनेंस कॉस्ट है। इन पांचों के बाहर हुए सोचना। मैं रिपीट करता हूं, आपने इन सारी कॉस्ट को इन 5 एंगल से सोचना है। किसी और टाइप पे जाने की जरूरत नहीं है कि ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये क्या है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं सोचना। इस सवाल में आपने पर्टिकुलरली इन्हीं 5 बातों पे सोचना है, क्योंकि ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। ओवरऑल्स फॉर मशीन वर्कर्स। ओवरऑल समझते हैं आप, एक ड्रेस होता है जो वर्कर पहनता है जब मशीन पे काम करता है। ठीक है, ओवरऑल एक ड्रेस है, जिस तरह वो डॉक्टर कोरोना से बचने के लिए आजकल पहन रहे हैं, आपने देखा होगा, तो उसी तरह का एक ड्रेस होता है जो मशीन वर्कर पहनता है जब मशीन को चलाता है। तो ये कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए, फिर इसके जो पैसे लगे हैं कंपनी के, इसको हमें किस हेड में क्लासिफाई करना चाहिए, प्रोडक्शन में। वजह क्या है कि ये वर्कर मशीन चला रहा है, मशीन क्या करती है, यूनिट्स बनाती है, शर्ट्स बना रही है, तो इट मींस ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक की कॉस्ट है। सो दिस इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी जनरल ऑफिस का वर्ड आ जाए तो इट मींस ये हेड ऑफिस है, ये प्रोडक्शन करने वाला बंदा नहीं है, प्रोडक्शन करने वाला एरिया नहीं है। सो दिस इज नॉन प्रोडक्शन। अब नॉन प्रोडक्शन में तो लंबी लिस्ट है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस है, एचआर है। तो ये जो जनरल ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर नॉर्मली कैटेगराइज्ड एज एडमिन एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस इज एन एडमिन एक्सपेंस। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, अगेन द वर्ड इज फैक्ट्री, तो इट मींस ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन आंसर आएगा। इसको डायरेक्ट लेबर,
इनडायरेक्ट लेबर, इस झंझट में नहीं पड़ना इस सवाल में। यहाँ सिर्फ क्लासिफाई करना है कि क्या ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन। तो ये फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है, तो ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसी तरह सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर, तो पेरोल सुपरवाइजर अगेन अगर फैक्ट्री है तो वो क्लियर कर देता, तो ये फैक्ट्री नहीं है, ये अगेन हेड ऑफिस है, सो दिस इज एडमिन कॉस्ट। इसके साथ उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि ये फैक्ट्री है या क्या है, तो जब भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है ना बता देता है। तो सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर इज एन एडमिन एक्सपेंस। रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल। अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए, कहता है रेंट है वेयर हाउस का, किन चीजों का वेयर हाउस है, ये स्टोर करता है गुड्स को, उन चीजों को जो रेडी फॉर सेल हो, तो इट मींस ये चीजें फिनिश गुड्स है, ये बन चुकी है। तो अब इस स्टोर की कॉस्ट जो है वो कहलाएगी आपकी सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। और अगर ये रॉ मटेरियल्स को स्टोर कर रहा होता तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होनी थी। तो अगेन वही बेसिक प्रिंसिपल कि भाई चीज बनने तक के खर्चे प्रोडक्शन है, चीज के बनने के बाद के खर्चे नॉन प्रोडक्शन है। तो ये फिनिश गुड्स को स्टोर कर रहा था, इसलिए ये सेलिंग कॉस्ट है। लोन इंटरेस्ट, लोन कहते हैं जो कर्जा कंपनी लेती है, तो इसको हम फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। जो फंड्स हमने लिए उसको फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस की जो कॉस्ट है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, तो इट मींस लोन इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, अब देखिए अगेन फैक्ट्री का वर्ड आ गया, तो फैक्ट्री इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हु पे अर्ली। अब कुछ स्टूडेंट्स ने तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये टर्म सुनी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुनी, तो मैं इसको बता देता हूं कि जब हम चीजें बेचते हैं उधार हो जाता है, समटाइम कस्टमर को बेच देते हैं, वो कहता है 30 दिन के अंदर पैसे दूंगा। सपोज करें कि आपने उससे 100 रुपया लेना था, आपने कहा 30 डेज के अंदर पैसे देने। अब वो जो 30 डेज के बाद आपको 100 देगा, आपने उसे एक ऑफर दी कि भाई अगर तुम मुझे 5 दिन में पैसे दे दो ना तो आप 2% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इट मींस अब उसके पास ऑप्शन है कि वो आपको 5 दिनों में पैसे अरेंज कर दे तो 2% कम दे दे। इट मींस 98 पे करेगा, $2 का आपने या ₹2 का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो इस चीज को कहते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है ये आपने क्यों दिया, इसलिए कि आपने उसे क्रेडिट पे सेल किया था। अब ये जो डिस्काउंट है क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सेल से रिलेटेड एक चीज है कि आपने एक चीज सेल की, अब उस सेल के पैसे कलेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये सेलिंग कॉस्ट होगी। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हु पे अर्ली, तो आपने जो भी डिस्काउंट दिया जल्दी कलेक्शन के लिए, तो ये आपकी सेलिंग कॉस्ट है। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए, जो कंपनी का चेयरमैन या सीईओ था उसके पीए की सैलरी, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये बंदा, ये चेयरमैन का पर्सनल असिस्टेंट है, तो अगेन ये एडमिन कॉस्ट है। हर वो चीज जो हेड ऑफिस से रिलेट करती है वो एडमिन कॉस्ट कहलाती है। देन रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया होगा कि ये क्या चीज है। आप जब टॉल या इस तरह की कोई चीज डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड बात हो रही है तो इट मींस दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो चीजें डिलीवर कर रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट फी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सबने सुना होगा, ओवरड्राफ्ट हो सकता है किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देता है जब रिक्वायर्ड होता है। मसलन अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, सैलरी की ड्यू डेट आई है, तो बैंक ने मुझे एग्रीमेंट के थ्रू एक सर्टेन लिमिट असाइन कर दी, तो मैंने उस लिमिट में रहते हुए पैसे ले लिए, तो इस चीज को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मैंने बैंक का पैसा यूज किया। अब जब मैंने बैंक का पैसा यूज किया तो वो फ्री में नहीं होगा, उसके कोई चार्जेस होंगे, उसकी कोई फी होगी, तो इस चीज को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फी। अब अगेन ये पैसा है, दिस इज फाइनेंस,
एंड इसकी जो कॉस्ट होगी दैट इज फाइनेंस कॉस्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस कॉस्ट. सेल्स मैन कमीशन, तो नाम से जाहिर है ये सेल करने का कमीशन है. सो दिस इज सेलिंग कॉस्ट. होपफुली आपको ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है कि प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ आ गया होगा. मैं मीनवाइल क्वेश्चंस को एक नजर देख लेता हूँ कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया है तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ. जी, एक तो आया जी अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को रिपीट कर दें. स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार रिपीटिशन पे ना जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहां तक मुमकिन है मैं रिपीट कर दूं. अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब है कि आपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया. अच्छा, क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट ना करें, लिस्ट लंबी होती जाती है, इसलिए आपने एक दफा जो सवाल भेज दिया मैं उसे एड्रेस करूंगा. जी, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आपने किसी से क्रेडिट कस्टमर से पैसे लेने थे, उसको आपने कहा इंस्टेड ऑफ 1 मंथ अगर आप मुझे 10 दिन में या 5 दिन में पैसे दे दोगे तो इतने पैसे कम दे देना. जो पैसे आप उसे छोड़ रहे हैं दैट इज अ डिस्काउंट. क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं कि पैसा आपको अर्ली आ जाए, तो इसे अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं. तो ये सेलिंग कॉस्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं हम इसको. एफओएच का सवाल पूछा है. एफओएच मैंने कल भी बताया था, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर ओवरहेड्स. तो अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों इनडायरेक्ट को ऐड करें तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं. देन अगेन कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड का मतलब है कि जब आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं तो उस पे जो आपके पैसे लगते हैं उसको जब आप ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लेके आते हो तो आपका जो एक्सपेंस अगर आप खरीदने वाला पे कर रहा है तो उसको आप कैरेज इनवर्ड कहते हैं. जी, लोन इंटरेस्ट जो है, लोन पैसे को यानी फाइनेंस है, उसे अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं, फाइनेंस. तो फाइनेंस की जो कॉस्ट है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसलिए लोन इंटरेस्ट को हमने एज अ फाइनेंस कॉस्ट क्लासिफाई किया है. अच्छा, वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स. बेटा अभी मैंने इसको वेरिएबल वाले एंगल से देखा ही नहीं है, इसलिए मैं उसे अगली जो क्लासिफिकेशन है ना कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर में हम इसे डिफाइन करेंगे. ये ऐसे ही है कि हम किसी चीज को किस एंगल से देख रहे हैं. जैसे मैंने आपको अपना नाम लिख के रिलेशनशिप बता दिए, तो इसी तरह वेरिएबल और फिक्स्ड ये एक डिफरेंट एंगल है, उसको हम कहेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन एज पर बिहेवियर. तो अगर हम वेरिएबल और फिक्स्ड के झंझट में नहीं पड़ रहे, ये अगला टॉपिक जो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में आ रहा है, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, तो इसको आप तब तक पेंडिंग कर लें. तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन ला रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें. आज हमने यहां से स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन. तो इसमें आप पहले ये प्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट. तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बार बार डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आप पढ़िएगा प्रोडक्शन कॉस्ट को. और इसी तरह नॉन प्रोडक्शन, तो नॉन प्रोडक्शन में ये इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो ये हमने कुछ पॉसिबल लिस्ट बनाई थी, अभी मैं आपको बोर्ड की भी स्क्रीनशॉट की पे लेके जाता हूं. और ये हमने एक एक्टिविटी की है, एक्टिविटी 3. इसमें हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करना था विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस. तो ये कॉस्ट और उसकी क्लासिफिकेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिएगा. और जो मैंने आपको आज यहां से पढ़ाया वो भी मैं आपके सामने कर देता हूं ताकि आप उसे स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर लें.
ये है जी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने कहा था कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की कॉस्ट वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। उसमें मैंने साइड पे लिख भी दिया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने 2-3 दफा रिपीट कर दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नॉन प्रोडक्शन में सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एचआर कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। बेटा मैंने बार बार रिपीट किया है कि एफ में सुपरवाइजर सैलरी आती है। फैक्ट्री सुपरवाइजर, अगर वो वर्ड फैक्ट्री सुपरवाइजर है तो वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और अगर वो कोई और जनरल सुपरवाइजर था तो फिर वो एडमिन में जाता है। अदरवाइज अगर वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। पेरोल जो है वो लेबर को कहते हैं जी। लेबर की जो कॉस्ट है, लेबर के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उसे पेरोल कहते हैं। कुछ चीजें आप जनरल गूगल से सर्च कर लिया करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपकी कोई टेक्निकल ही है। कुछ चीजें आपको सिंपल गूगल से भी मिल जाएंगी। तो पेरोल लेबर कॉस्ट। व्हाट इज एफ अदनान, आपने बहुत दफा यही सवाल पूछा है, मैंने बहुत दफा रिपीट किया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का सम फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, परचेज डिस्काउंट परचेजेस में से लेस होगा। बिल्कुल सही है कि वो परचेज डिस्काउंट परचेजेस में से लेस होता है। आप सब लोगों को एक मेरा मशवरा है कि आप ना गिवन सिचुएशन में सोचा करें शुरू शुरू में, तो फिर आप इसको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप उसको इफ एंड बट्स के साथ ज्यादा सोचेंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही चीज है। एक ही चीज के दो नाम है। कुछ किताबें इसे प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रही हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नाम से जाहिर है, जस्ट ट्रांसलेटेड। तो ये एक ही चीज है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह नॉन प्रोडक्शन और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, अगेन फैक्ट्री का वर्ड आ गया तो फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी प्रोडक्शन है। हेड ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड गार्ड की सैलरी जो है वो एडमिन कॉस्ट होगी, और फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी एडमिन कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट है। इस वीक में आपने जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीक तक होपफुली आपको ये तीनों लेक्चर का काम आना चाहिए। तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।
कोशिश करें कि आइसोलेशन में रिवाइज करें। जब आपके पास सिर्फ ये लेक्चर हो और आप उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, फिर इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा आप इसको जर्नल गूगल से सर्च कर सकते हैं, अगर कहीं फंस जाए किसी बुक्स को पढ़ लें जो मैंने रेफर की है, उनको आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में रिमेनिंग पार्ट हम इसका कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच आज के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।